हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जियोग्राफी कक्षा 7 की जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से आज छठवां चैप्टर होगा। हम छठवां चैप्टर आज पढ़ेंगे जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। फ्रेंड्स, आपने एनसीईआरटी का जो वीडियो ये देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमें चीज़ें सिखाती है और एनसीईआरटी ही आधार है और एनसीईआरटी ही सारी किताबों के लिए अपना एक बेस प्रोवाइड करती हैं। और इसको अगर आप सीखते हैं तो आप इसके बाद में कोई भी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी और आप उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनमें इन्हीं किताबों से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं और लोगों को ये नहीं समझ में आता है फिर कि आखिर पूछा कहाँ से गया है। चलिए, तो इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो अध्याय है वो है प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में है। देखिए, यहाँ पर एक कहानी से शुरू किया गया है कि एक सलीमा एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी। वो गर्मियों की छुट्टी में जब गई तो उसने हिमाचल प्रदेश में जो देखा उसको वो अपने पिताजी से बता रही है। तो उसने जो जो वहाँ पे देखा उन उन घटनाओं का क्रमबद्ध वो वर्णन करती जा रही है। तो वो बस में जब यात्रा कर रही थी तो जैसे जैसे वो चढ़ाई पर ऊपर की ओर जा रही थी, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय से लगा हुआ प्रदेश है। देखिए, वैसे हिमाचल प्रदेश का ही अगर हम वो देखें तो हिमाचल मतलब है ना, हिमाचल। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हिमालय से संबंधित है ना, हिम से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ प्रदेश है भारत का। तो ये जैसे जैसे ऊंचाई पर वो जाती जा रही थी तो वैसे वैसे जो स्थलाकृतियाँ हैं वो बदलती जा रही थी और प्राकृतिक वनस्पति बदलते हुए स्वरूप में उसको दिखाई दे रही थी। जैसे क्या दिखाई दे रहा था कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के जो घने वृक्ष थे वो धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे थे और पर्वतों की जो ढाल पे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ रही थी तो नुकीली पत्तियों वाले शंक्वाकार बितान लंबे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मतलब ये शंक्वाकार, इस प्रकार के अब वृक्ष उसको दिखाई देने लगे थे। फ्रेंड्स, ये तो ये वो यहाँ पे इस तरह से वो वर्णन कर रही है। तो ये शंखाधारी वृक्ष उसको दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ में लाल लाल फूलों की ओर उसका ध्यान गया और वो फूल किसके थे? रोडोडेंड्रॉन। तो रोडोडेंड्रॉन हिमालय प्रदेश में कुल मिला के पाया जाने वाला एक पौधा है। तो हिमालय में ये रोडोडेंड्रॉन के फूल पुष्प उसे दिखाई दिए। इसके बाद जैसे वो मनाली पहुंची तो मनाली से आगे बढ़कर रोहतांग सुरंग या रोहतांग जो दर्रा है उसके आगे जैसे उसने अपनी गाड़ी को जाते देखा तो वहाँ पर उसको छोटी छोटी घास और पर्वत से बर्फ से ढकी हुई पर्वत की जो चोटियाँ थी वो उसको दिखाई दी। तो सलीमा ये अवलोकन कर रही थी और अवलोकन करके उसने अनुमान लगाया कि स्थल की ऊंचाई जो है वो वनस्पति से जुड़ी हुई है। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु भी चूंकि बदलती है और जलवायु बदलने से वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनमें भी बदलाव आता जाता है। वनस्पतियाँ धीरे धीरे जैसे जो टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। पिछले वाले वीडियोस में भी हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि यदि आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको क्रम से देखिए। आप सारा कुछ इतनी अच्छे मतलब मज़े से सीख जाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, सीखने का यही तरीका है। तो देखिए, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर जो कम होता जाएगा तो इससे क्या होगा कि जलवायु में परिवर्तन आता जाएगा। इसके अलावा जो मिट्टी है, जो मिट्टी की मोटाई और मिट्टी की जो परत है वो कैसी है, ये सारे कारक भी वनस्पतियों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और उनको ही जो विशेषताएं हैं उनको बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो जो वनस्पतियों हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में वर्णित कर दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से
पहला है वन। तो वन क्या है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जो वृक्ष ऐसा मतलब ऐसी स्थितियां पा जाते हैं कि एक लिमिट का तापमान पा जाते हैं और वर्षा पा जाते हैं, तो इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। मतलब सघन वन वहाँ पर क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। तो एक तो ये वन हो गया, दूसरा घास हो गया। तो घास स्थल क्या है? घास स्थल जहाँ पे घास होगी, ये देखिए ये मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये घास पाए जाते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर वनस्पतियों को बांटा गया है कटीलेदार झाड़ियाँ, जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ एवं ये जो हैं कांटेदार वृक्ष, ये मुख्यतः शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है। तो सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो एक कहानी अपने पिता को बता रही थी, वो जो उसने वहाँ पे देखा था। तो उसके पिता भी क्या थे कि विश्व में बहुत जगहों के भ्रमण किए थे। तो उसने भी उनके पिता ने भी कई स्थानों के बारे में और वहाँ की वनस्पतियों के बारे में सलीमा को बताया कि वहाँ किस किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उपध्रुवीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो आर्द्र प्रदेश होते हैं वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घने वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी सलीमा के पिता ने सलीमा को दिया। अब देखिए जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो उनके पिता ने उसको बताया, उसमें से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ में बताया कि जो वनस्पतियां हैं वो अपना रूप बदलती जाती हैं। अब यहाँ पर वही देखिए जो वन है हमने देखा था ऊपर, तो हमने 3 भागों में बांटा था, वन और फिर हमने घास के मैदान में भी देखा था वहाँ पे। तो अब सब इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वन। ठीक है, वन देखते हैं। तो वनों को किस प्रकार से बांटा गया है, वनों को हम समझें इसके पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, तो देखिए पृथ्वी कैसी, मानते हैं कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। इसमें से देखिए ये वाला जो क्षेत्र यहाँ से है ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर अगर हम इसमें जाएं तो ऊपर हमें मिल जाती है क्या, कर्क रेखा। और अगर इसके नीचे यहाँ पर जाएं तो हमें मिल जाती है मकर रेखा। ये जो मकर रेखा या कर्क रेखा है ये होती है 23.5 डिग्री पर। मतलब ये 23.5 डिग्री, देखिए ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपरी वाला भाग होता है उत्तरी गोलार्ध का और नीचे वाला भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध का। तो ऊपर की ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है और नीचे की ओर मतलब दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। इस बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या हो गया अपना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद में इसके और ऊपर अगर हम जाएं इधर से इधर तक तो यहाँ है 66.5 डिग्री। यहाँ पर कितना 66.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये अगर और नीचे इसके यहाँ पर तक जाएं तो यहाँ तक हो जाएगा 66.5। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, तो इसके बाद वाला जो ये क्षेत्र होता है ये होता है उपोष्ण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है? उपोष्ण क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र होता है इसके ऊपर वाला 66.5 के ऊपर वाला 90 तक, ये होते हैं दोनों शीत। तो इस प्रकार से पूरा जो गोलार्ध है इसको हमने कितने भागों में देखिए बांट लिया। इस वाले क्षेत्र को हमने क्या कह दिया कि ये उष्ण हो गया, इसके ऊपर कह दिया 66.5 तक, ये हो गया उपोष्ण हो गया। और ऊपर वाला इसके ऊपर जैसे जाते हैं तो ये कौन सा हो गया? शीत वाला हो गया। अब इसी के आधार पर जो वनस्पतियां हैं फ्रेंड्स इनको बांटा गया है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब ये बात आपको आसानी समझ में आ जाएगी कि ये जो वन है जो, तो वनों को किस प्रकार से बांटा गया। वनों के साथ साथ में आप घासों को भी समझ जाएंगे, जो कि अभी हम उसमें जो देख रहे थे कि वन हो गया और घासें देखेंगे,
तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम वन को अब देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है। पहला जो वन का प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब हुआ ऐसा जो सदाबहार मतलब हरा भरा रहे, और उष्ण कटिबंधीय तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैंने बताया था आपको कि कहाँ तक है, वो है इधर से ऊपर कर्क तक, नीचे मकर तक। लेकिन सदाबहार वाला जो क्षेत्र है वो इसमें से ऊपर 10 और नीचे 10 इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्र तो है, लेकिन इस क्षेत्र में भी इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है मतलब 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इसमें पाया जाता है क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जो सदाबहार वन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सदा ही हरे भरे रहते हैं और भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कैसा होता है, गर्म क्षेत्र होता है और यहाँ बहुत ही अधिक वर्षा होती है। इनफैक्ट यहाँ क्या होता है कि प्रतिदिन दोपहर के बाद काले बादल आते हैं और तेज वर्षा होती है, प्रतिदिन होती है यहाँ पे वर्षा। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बहुत ही घनी होती हैं। उनकी जो पत्तियाँ हैं एक साथ नहीं झड़ती हैं, धीरे धीरे झड़ती रहती हैं, इसलिए ये पेड़ सदा हरे भरे बने रहते हैं। और इनकी जो बितान होती हैं, बितान का मतलब जो इनकी टहनियाँ होती हैं एक प्रकार से, वो बहुत ही घनी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक फिगर दिखाया गया है इसका, तो अगर इसको हम यहाँ पर देखें कि ये कितना ज़्यादा घना है तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ जो अंदर रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है सूर्य की, तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं। अब इनमें से देखिए वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मुख्यतः आम तौर पर यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो होता है रोजवुड, आबनूस, महोगनी। ये 3 वृक्ष यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो पाए जाते हैं, और इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी साधारण से पूछता है। अब देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो, तो एक ब्राज़ील का जो क्षेत्र है, तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष जो पाए जाते हैं वो इतने विशाल हैं, इतनी अधिक मात्रा में भी हैं और ये घने भी हैं बहुत। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। एनाकोंडा, आपने नाम सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी। एनाकोंडा, एनाकोंडा एक सर्प होता है, तो वो इतना विशाल सर्प होता है कि वो मगरमच्छ जैसे जानवर को भी क्या कर सकता है, खा सकता है। तो एनाकोंडा जो है वो बहुत बड़ा सर्प होता है जो इन्हीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों में पाया जाता है। अब दूसरा यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो अभी जो मैंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बताया वो आपको बताया था कि भूमध्य रेखा से 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, तो उसी क्षेत्र पे, लेकिन किस क्षेत्र को छोड़ के, 10 को छोड़ के। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये 0 हो गया, तो 10 तक जो था इसके 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, तो यहाँ पर सदाबहार थे। अब इसके अगर ऊपर हम जाएं और 23.5 तक यहाँ तक पहुँचें, तब इस क्षेत्र तक, और नीचे यही क्षेत्र, तो वहाँ पर हमें कौन से वृक्ष मिलेंगे, वहाँ पर मिलेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब है कि अपनी पत्तियाँ गिरा देने वाले, और ये अधिकांशतः उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मानसूनी तरह की जो जलवायु है वो पाई जाती है। इनफैक्ट इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे, देखिए भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े भाग में पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं इनको आप अगर फिगर में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। क्यों, ये घने होते हैं लेकिन उतने घने नहीं होते हैं जितने कि सदाबहार वन घने होते हैं। और इनमें क्या करते, इनकी विशेषता ये होती है कि ये साल में एक बार अपनी पत्तियों को एक साथ ही गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है देखिए ये बहुत ही उपयोगी होती है।
हालांकि जो सदाबहार वन होते हैं उनकी लकड़ी भी उपयोगी होती है, लेकिन चूंकि इतने घने होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उसका उपयोग ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, देखिए साल हो गया, सागवान हो गया, नीम है, शीशम है, ये बहुत ही उपयोगी होते हैं फर्नीचर के लिए। आप देखेंगे कि जो भी फर्नीचर बनाए जाते हैं, कुर्सी है, बेड है, जो भी फर्नीचर, दरवाजे हैं, तो सारी के सारे फर्नीचर अधिकांशतः इन्हीं वृक्षों से बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में इन वृक्षों में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें से देखिए बाघ हो गया, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है, ये सारे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। हालांकि बंदर सदाबहार वनों में भी कुछ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये जो जानवर वहाँ पाए जाते हैं उन जानवरों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। अभी जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे बाघ पाया जाता है, ठीक है, लंगूर भी पाए जाते हैं, तो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो वन है वो कौन सा है, शीतोष्ण सदाबहार। तो शीतोष्ण एरिया हमने बताया था कि 23.5 डिग्री से ऊपर जैसे जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र लग जाता है। तो शीतोष्ण में भी देखिए कैसे शीतोष्ण, सदाबहार शीतोष्ण है, लेकिन वो कैसे हैं, सदाबहार है, मतलब उनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरने वाली हैं और वो सदाबहार दिखाई देते हैं। तो ये देखिए जैसे इन्होंने बताया कि ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, तो मध्य अक्षांश का मतलब वही है। निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री, 0 से जैसे ही हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो वो कैसे होते जाएंगे, उच्च अक्षांश की ओर। तो ये तो ना तो उच्च में है और ना तो सबसे निम्न में है, इसलिए ये क्या है, मध्य अक्षांशों पे पाए जाते हैं। और मध्य अक्षांशों में जो प्रदेश हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। और देखिए दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, ये जगह जो हैं यहाँ पर ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में देखिए बांज है, चीड़ है, यूकेलिप्टस है, जैसे दृढ़ एवं मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें से जैसे यूकेलिप्टस है तो ये क्या होती है कि थोड़ा सा नर्म लकड़ी होती है। यहाँ पर देखिए ये शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें से पाए जाने वाले वृक्षों का चित्र दिखाया गया है, जो काफी सुंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगला जो यहाँ पे वन है, ये वन है शीतोष्ण पर्णपाती। अभी हमने क्या देखा, शीतोष्ण में देखा सदाबहार, अब शीतोष्ण मतलब उसी एरिया में है, लेकिन कैसे वाले, जो हैं कैसे, पर्णपाती, मतलब वो अपनी पत्तियां गिरा देने वाले हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तब ये इस तरह के शीतोष्ण वन है, जो पर्णपाती शीतोष्ण वन हमें मिलते हैं। ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन देशों में पाए जाते हैं, तो देखिए उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोप के जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये शुष्क मौसम में जब ग्रीष्म गर्मी का मौसम आता है तो ये अपनी पत्तियां एक बार स्वयं ही गिरा देते हैं। इसमें से देखिए बांज है, एस है, बीच है, ये पाए जाते हैं, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। और जानवरों में देखिए हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िया है, ये यहाँ के मुख्य जानवर हैं। इसके साथ साथ यहाँ दो देखिए फीजेंट और मोनाल, ये दो पक्षी यहाँ पर देखिए, ये फीजेंट है और इसके नीचे यहाँ पर ये मोनाल है, तो ये दो पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और देखिए शीतोष्ण जो क्षेत्र के वन हैं वो इस तरह से वन हमें कुछ दिखाई देते हैं। अब इसके बाद अगला जो है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर देखिए जो है, तो भूमध्य सागर में जो जलवायु है उस जलवायु को अगर अन्य प्रदेशों में भी हम बांट दें या अन्य प्रदेशों में भी अगर उस तरह की जलवायु पाई जाती है तब वहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अभी हमने देखा कि जो और भी वृक्ष थे जो हमने ऊपर वहाँ पर देखे तो वो पूर्वी किनारों पर देख रहे थे हम, लेकिन ये वाले जो वृक्ष हैं तो ये कहाँ हैं कि ये पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जो हैं
ये यहाँ पर फिगर में देखिए दिखाई गई हैं। लेकिन अब दरअसल बात ये है कि वहाँ के इन वृक्षों को अधिकांशतः काट लिया गया है, और काटने के बाद अब वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खेती करने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे अंगूर की खेती जो की गई है ये उन्हीं क्षेत्र में की गई है जहाँ पर इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती थीं। तो जैसा कि अभी हमने ये बात की कि ये सिर्फ भूमध्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता है कि भूमध्य जो सागर है उसके क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके साथ देखिए ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, का क्षेत्र, पश्चिम एशिया का क्षेत्र हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। इसके साथ अमेरिका है, जैसे तो अमेरिका का कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये सारी जगहों पर इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक और विशेषता है देखिए कि जो भूमध्य सागरीय जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा फलों की कृषि की जाती है, और फलों की कृषि किए जाने के कारण ही इनको विश्व का फलोद्यान कहते हैं। देखिए जितना भी अंगूर है, संतरा है, तो इस तरह के जितने भी नींबू वंशीय जो फल होते हैं, इन सब का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो इन्हीं प्रकार के वृक्षों पे या जहाँ जो ये क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें होता है। और इनके जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं कि जब गर्मी की मौसम आते हैं तो अपनी इनकी जो खाल होती है वो मोटी होती है छाल, इसलिए उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो मात्रा है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंशी जितने भी फल हैं उनकी खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब देखिए और जो वन है वो है शंकुधारी वृक्ष। सलीमा जब अपनी कहानी बता रही थी तो उसने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जाते थे तो वहाँ पे शंक्वाकार वृक्ष हमें मिल रहे थे। तो ये जो शंक्वाकार जो वृक्ष मिल रहे थे, तो देखिए अभी शुरुआती हमने बात की थी जो इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें से ऊंचाई भी एक कारक थी, पानी की उपलब्धता भी एक कारण थी, और जो अक्षांश थे वो तो कारक थे ही, उसी के आधार पर वहाँ पे बांटा भी गया था उनको। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर हम उच्च अक्षांशों पे जाते हैं, मतलब कि कितना 50 से ऊपर 70 की ओर चलते हैं, तब वहाँ पर हमें शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों को हम टैगा भी कहते हैं, और ये अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो इनकी जो दृश्यता है वो हमें दिखाई देती है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सलीमा हिमालय प्रदेश में इन्हीं की बात कर रही थी, क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो इस प्रकार के वृक्ष हमें मिलते जाते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो थोड़ा सा नरम होती है, और ये सदाबहार टाइप के होते हैं, मतलब इनकी पत्तियां भी एक साथ नहीं गिरती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा नरम और अच्छा क्षेत्र होता है। ये जो वृक्ष हैं इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, इसलिए ये लुगदी बनाने के काम आती है। लुगदी का मतलब है कि कागज बनाने के लिए, है ना। जो वृक्ष हैं ये पहले इनकी लुगदी बनाई जाती है, फिर उससे क्या किया जाता है कि अखबारी कागज बनाया जाता है, या सामान्य कागज जो भी होता है वो बनाया जाता है। चूंकि इनकी लकड़ी नरम होती है इसलिए माचिस बनाने के लिए और पैकिंग के डब्बे बनाने के लिए भी इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए चीड़ है, देवदार है, ये वृक्ष यहाँ पे अधिकांशतः मिलते हैं। देवदार का वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन बहुत मुलायम लकड़ी का होता है। तो ये सब है। अच्छा, यहाँ पर जो जानवर है वो क्या है, देखिए रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवीय भालू है, ये सारे जानवर इनमें पाए जाते हैं। एक शब्द जो यहाँ पे देखिए टैगा नाम अभी लिया गया था, तो टैगा का मतलब होता है रूसी भाषा में अनछुआ। अनछुआ का मतलब जो जहाँ पे डिस्टरबेंस इनको नहीं हुआ है उसे हम कहते हैं टैगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये वृक्ष हैं, तो ये शंकुधारी देखिए शंक्वाकार है ना, ये आप देख पा रहे होंगे इनको। और ये देखिए जब बर्फ वहाँ पे गिरने लगती है तब उनकी स्थिति है ये इस तरह से। तो ये शंकुधारी वृक्ष हमें दिख रहे हैं। तो ये हमने वन देखा। वन के बाद में अब हम यहाँ देखने वाले हैं घास। तो देखिए घास किस तरह की होगी और कैसी होगी, इसको भी कटिबंधों के हिसाब से ही बांटा गया है। जो शुरुआती मैंने आपको कटिबंध बताया है ना, वैसे ही इनको बांटा गया। तो पहला देखिए कौन सी है, इसमें से मुख्यतः वैसे दो तरह की हैं कि उष्ण कटिबंधीय है और शीतोष्ण है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय घास, तो उष्ण कटिबंधीय घास जो होती है
वो देखिए भूमध्य रेखा से हम जैसे ऊपर की ओर जाते हैं और नीचे की ओर चलते हैं तो उस क्षेत्र में ये दोनों क्षेत्रों में उगती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो निम्न से मध्य वर्षा होती है, इसलिए ये घासें वहाँ पे होती हैं। और इस घास की जो लंबाई है कहीं कहीं पर 3 से 4 मीटर भी हो सकती है। अब इनमें से देखिए जैसे अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, सवाना घास मैदान है जो, वो इसी से है। और यहाँ पर देखिए हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ये इस तरह के यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास का देखिए क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। इनमें बीच बीच में कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं, और नहीं तो वृक्षों की जो संख्या है वहाँ पर कम ही दिखाई देती है। उष्णकटिबंधीय के बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब वो शीतोष्ण वाले क्षेत्र में ही होंगे, जैसा कि यहाँ पे मध्य अक्षांशीयों की बात की गई कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और मध्य अक्षांशीय में भी जो महाद्वीप है उनके अंदर की ओर ये पाए जाते हैं। ये जो घास होती है ये ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसलिए जानवर पालने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। और यहाँ पर देखिए जंगली भैंसा है, बाइसन है, एंटीलोप है, इस तरह के जो जानवर हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि घासों के देखिए बहुत से प्रकार हैं, और ये सीधे सीधे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, है ना। सीधे सीधे दे देगा कि ये घास कहाँ पे पाई जाती है, आपको बताना होगा, है ना। तो साधारण सा अगर आप यहाँ पर इन घासों को थोड़ा सा समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये उपयोगी होगा। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं उनमें से पूर्वी अफ्रीका, इसमें क्या पाया जाता है, सवाना। ब्राज़ील में क्या पाई जाती है, कंपोज। वेनेजुएला में लानोज। अब देखिए ये ब्राज़ील और वेनेजुएला ये दोनों दक्षिण अमेरिका के ही क्षेत्र हैं, कंपोज और लानोज जो जिनमें से घासें पाई जाती हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में देखें हम तो अर्जेंटीना में क्या पाई जाती है, पंपाज। उत्तरी अमेरिका जो है यहाँ पे पेरीज पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड पाई जाती है। मध्य एशिया में स्टेपी पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन पाई जाती है। तो ये घासों के प्रकार हैं जो कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। अब देखिए यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे होंगी, आप जानते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी होगी, और पानी की कमी अधिकांशतः कहाँ पे होगी, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होंगे वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी पाई जाएगी। तो जो रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय हैं। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब ये है कि जैसे हम ये देखें कि 15 डिग्री 20 डिग्री के ऊपर जैसे भी हम चलते हैं तो हमें अधिकांशतः ये मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं जहाँ पे बालुई मात्रा होती है और बहुत तेज़ गर्मी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो अपना रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है ना जो, तो भारत में भी इस तरह का रेगिस्तान एक पाया जाता है जहाँ पे वो, और विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा का है, और वो कहाँ पे पाया जाता है, वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। वो उसके जो उत्तरी भाग है वहाँ पे है। इसके साथ साथ देखिए अब हम थोड़ा सा ध्रुवीय प्रदेश में जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश में वनस्पतियाँ वैसी ही हैं जैसे हमें ऊंचाई पर चढ़ने पर दिखाई दे रही थी। तो जैसे कि वहाँ पर देखिए छोटे छोटे घास पाई जाती हैं। तो घास, और जब वो बर्फ़ जब अधिकांशतः जमी रहती है, जब बर्फ़ हटती है तो थोड़ा सा वहाँ पे घास मुलायम निकलती है, जिनको हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ भी कहते हैं। ये देखिए यूरोप है, एशिया है, ये इन जगहों पर भी पाई जाती है जहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। जैसे हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है, और ये ठंडी जलवायु की वजह से वहाँ पे पाए जाते हैं। और जब अगर ध्रुवों में जाएं हम, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये वाले क्षेत्र जो से शीत कटिबंध वाले क्षेत्र थे ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर भी इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे क्या, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये वहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। यहाँ इस फिगर में देखिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से, देखिए वालरस है, ध्रुवीय भालू है, और यहाँ पर देखिए ये एक सील है। इसके साथ साथ वहाँ एक पक्षी पाया जाता है जिसको पेंगुइन नाम से फ्रेंड्स जानते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से जो सलीमा के पिता थे उन्होंने ये सारी चीज़ें
सलीमा को बताया और उनको कुछ चित्र भी दिखाया। तो इस प्रकार से ये एक कहानी के रूप में फ्रेंड्स हमने समझा कि किस तरह से वनस्पतियां पाई जा रही हैं और किस तरह से घास के मैदान हैं, कटीली झाड़ियां हैं, किस तरह से वन है, उनके क्या प्रकार हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे संबंधित यहाँ पे हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न क्या है कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तानी वनस्पतियां हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या फिर टुंड्रा वनस्पति हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये टुंड्रा में है, टुंड्रा वाले में ही शीत में इस तरह की पाई जाती हैं। काई लाइकेन छोटी छोटी हरी मुलायम घास है। कांटेदार झाड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? ये कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ गर्म एवं शुष्क क्षेत्र होगा, है ना। तो देखिए इसमें से ये दूसरे नंबर में दिया है, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में इस तरह की वनस्पतियां पाई जाएंगी। इसके आगे है प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्य जानवर क्या है? देखिए बंदर, जिराफ, ऊंट। तो इसमें क्या है? ये बंदर है, उसमें ये बंदर पाया जाएगा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्या है? शंकुधारी वन शुरुआती ही देखिए सलीमा बता रही थी कि तो शंकुधारी में क्या है? वहाँ पे चीड़ है ना, रोजवुड नहीं है। रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार का था, सागवान भी नहीं है, ये पतझड़ वाला था, और ये था चीड़ वाला क्या है? ये शंकुधारी वन है। स्टेपी घास कहाँ पे पाई जाएगी? ये मध्य एशिया में पाई जाएगी। अभी हमने वहाँ पे देखा था कि कौन कौन सी घासें किस जगह पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज इस लेसन का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।